गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतिम खातों से संबंधित और एक प्रश्न हल करने वाले हैं, जिससे व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं चिट्ठा बनाना है आपको। तो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। सोहनलाल का निम्नलिखित तलपट 31 मार्च 2002 को दिया हुआ है और उसी के आधार पर आपको व्यापार एवं लाभानी खाता और साथ में चिट्ठा तैयार करना है। व्यापार एवं लाभानी खाता साथ में चिट्ठा तैयार करने के ही कंडीशन को ही हम अंतिम खाते करके बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे तलपट में जो मदें दी है तो उसको हम लोग पहले से निर्धारित करेंगे कि व्यापार खाते में कौन सी मदें जाएगी, लाभानी खाते में कौन सी मदें शामिल होगी और चिट्ठे के संपत्ति और दायित्व में कौन कौन सी मदें आएगी। तो व्यापार खाते में आने वाली मदों के सामने 1 नंबर, लाभानी खाते में शामिल होने वाली मदों के सामने 2 नंबर, चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर आने वाली मदों के सामने 3 नंबर और संपत्ति पक्ष में लिखी जाने वाली मदों के सामने 4 नंबर अंकित करेंगे। सबसे पहले तलपट में दिया है प्रारंभिक स्कंध, व्यापार खाते में आएगा इसलिए 1 नंबर। क्रय ये भी व्यापार खाते में आएगा इसलिए 1। देनदार संपत्ति है इसलिए 4। व्यापारिक व्यय लाभानी खाते में आएंगे इसलिए 2। यंत्र एवं मशीन संपत्ति है इसलिए 4। बीमा लाभानी खाते में आएगा इसलिए 2। भवन है संपत्ति इसलिए 4। मजदूरी अपना व्यापार खाते में आएगा इसलिए 1। वेतन लाभानी खाते में शामिल होगा इसलिए 2। आहरण पूंजी में से घटाकर दिखाना पड़ता है इसलिए 3, दायित्व पक्ष में लिखना इसको। रोकड़ संपत्ति है इसलिए 4। प्राप्य विपत्र यह भी संपत्ति है इसलिए 4 नंबर। अशुद्ध ऋण ये लाभानी खाते में शामिल होगा इसलिए 2 नंबर। फिर उसके बाद क्रेडिट पक्ष में दिया हुआ है पूंजी, ये हमेशा दायित्व में ही लिखना पड़ता है इसलिए 3। क्रय वापसी क्रय में से घटाकर दिखाना पड़ता है इसलिए 1। लेनदार दायित्व है इसलिए 3। देय विपत्र भी दायित्व है इसलिए 3। विक्रय व्यापार खाते में आता है इसलिए 1 नंबर और कमीशन लाभानी खाते में शामिल होगा, क्रेडिट में दिया हुआ है इसलिए क्रेडिट पक्ष में आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से मदों के सामने आपने अंक अंकित किए कर चुके हैं और तलपट के नीचे सूचना है अंतिम स्कंध, यह एक समायोजन है और इस क्वेश्चन के बाद आगे हम समायोजन का लेसन पढ़ने वाले हैं। तो अंतिम स्कंध का मूल्य जो दिया है 23,500, यह व्यापार खाते में भी दिखेगा और संपत्ति पक्ष में भी दिखेगा और इसलिए 1 और 4 नंबर दिखाएंगे, क्योंकि प्रत्येक समायोजन कम से कम 2 जगह पे आपका अपना प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से अंतिम स्कंध 2 स्थानों पर दिखेगा, एक तो व्यापार खाते के क्रेडिट में दिखेगा और संपत्ति पक्ष में भी दिखेगा चिट्ठे में। तो इस प्रकार से आपने अंक अंकित कर चुके हैं। अभी सबसे पहले व्यापार खाता तैयार करेंगे और हेडिंग लिख लेंगे सोहनलाल की पुस्तकों में व्यापार एवं लाभानी खाता। नीचे तिथि दी है यहाँ पे प्रश्न में इसलिए बराबर तिथि लिखोगे 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो कॉलम्स तैयार कर लोगे, ये सभी डिटेल्स लिखने के बाद डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विवरण राशि। व्यापार एवं लाभानी खाता एक साथ बनता है हमेशा और इसीलिए अभी शुरुआत करेंगे। विवरण राशि करके लिख लेंगे। ऊपर हेडिंग लिखे है आप लोग सोहनलाल की पुस्तकों में व्यापार एवं लाभानी खाता और ब्रैकेट में डेट भी लिख ली है 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। अभी व्यापार खाते में आने वाली मदों के लिए शुरुआत में हमें प्रारंभिक स्कंध को ही ढूंढना पड़ता है और यहाँ पे पहले नंबर पे ही दिया है इसलिए प्रारंभिक स्कंध से करके लिख लेंगे डेबिट पक्ष में। फिर उसके बाद क्रय की बारी है, क्रय से करके 10,000 रुपये लिखेंगे और क्रय वापसी दी है प्रश्न में इसलिए क्रय वापसी को घटाएंगे और शुद्ध क्रय की रकम राशि के कॉलम में लिखेंगे। 10,000 - 350 बराबर 9,650 शुद्ध क्रय हो चुका है। फिर व्यापार खाते में आने वाला जो मद है डेबिट पक्ष का वो है मजदूरी, इसलिए मजदूरी से करके डेबिट में लिखेंगे 2,500। फिर डेबिट वाला यहाँ पे कोई मद नहीं है। क्रेडिट में विक्रय दिया हुआ है 24,200, जिसे आप व्यापार खाते के क्रेडिट में लिखेंगे 24,200। विक्रय वापसी नहीं दी थी प्रश्न में इसलिए नहीं घटाए हैं, अगर दी होती तो विक्रय वापसी आपको घटानी पड़ती और शुद्ध विक्रय बाहर दिखाना पड़ता। फिर नीचे जो समायोजन दिया है अंतिम स्कंध का, तो वह अंतिम स्कंध आपको व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखना ही पड़ता है और इसलिए व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में अंतिम स्कंध लिख लेंगे 23,500। बस व्यापार खाते में आने वाली मदों को आपने लिख चुके हैं। अभी कौन सा पक्ष बढ़ा है उसकी जांच करोगे।
तो आपको देखोगे निरीक्षण करने से क्रेडिट पक्ष बड़ा है, क्रेडिट में से डेबिट को घटाते हैं तो जो आंसर आता है अंतर की रकम जो है वह है 32,550 रुपया। और यही अंतर को हम सकल लाभ अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट करके नाम लिखेंगे और यह जो ग्रॉस प्रॉफिट है अर्थात सकल लाभ है वह लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करेंगे। तो ब्रैकेट में सूचना लिख लेंगे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित। टोटल को क्लोज करेंगे। टोटल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट जस्ट सेंटेंस जो है उसी से ही आपका लाभ हानि खाता शुरू हो जाता है और उसको आप पहले सकल लाभ आपको अपोजिट पक्ष में ट्रांसफर कर देना है। सकल लाभ करके आप क्रेडिट में लिख लोगे, व्यापार खाते से स्थानांतरित करके ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि यह आंसर आपको व्यापार खाते से मिला था और इसलिए आप ब्रैकेट में सूचना लिख लोगे व्यापार खाते से स्थानांतरित और रकम जो आई है 32,550 रुपये उसे लिख लोगे। अभी लाभ हानि खाता आपका शुरू हो चुका है इसी सेंटेंस से ही और अभी लाभ हानि खाता जहाँ पे 2 नंबर आपने अंकित किया है उन मदों पर ध्यान दोगे। तो सबसे पहले व्यापारिक व्यय है इसलिए डेबिट में व्यापारिक व्यय से करके 1,000 रुपये लिखोगे। उसके बाद है बीमा 180 रुपये, बीमा से करके लिख लोगे डेबिट में। फिर है वेतन 2400 रुपये, वेतन के लिए डेबिट में लिख लोगे वेतन 2400 रुपया। और अशुद्ध ऋण करके दिया है, अशुद्ध ऋण भी आप लिख लोगे बराबर डेबिट पक्ष में, अशुद्ध ऋण से 1,000 रुपया। बस इतनी ही मदे यहाँ पे डेबिट पक्ष में है जहाँ पे 2 नंबर आपने अंकित कर चुके हैं। क्रेडिट में कमीशन दिख रहा है, क्रेडिट वाली मदे क्रेडिट में आती है, डेबिट वाली मदे डेबिट में आती है। क्रेडिट में कमीशन है मतलब कि कमीशन प्राप्त है ये, तो क्रेडिट में आप लाभ हानि खाते के क्रेडिट में कमीशन खाते को करके लिख लोगे 400 रुपया। बस इतनी ही मदे है, बाकी मदे अभी नहीं है लाभ हानि खाते में शामिल होने वाली और इसी के आधार पे आप अभी देखेंगे कौन सा पक्ष बड़ा है। तो सकल लाभ और कमीशन को जोड़कर क्रेडिट पक्ष ही बड़ा है, डेबिट पक्ष की रकम कम है और इसीलिए क्रेडिट पक्ष का योग पहले करेंगे। 32,950 रुपया योग आएगा, इसी योग में से आप डेबिट पक्ष को घटाएंगे और अंतर जो आएगा आंसर की रकम जो मिलेगी अभी आपको वह रहेगा 28,370 और इसी आंसर को इसी अंतर को आप नाम दोगे शुद्ध लाभ। यह है नेट प्रॉफिट। ये जो भी नेट प्रॉफिट है इसको आपको पूंजी खाते में स्थानांतरित करना पड़ेगा क्योंकि जो भी लाभ हानि खाते का जो भी आंसर है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस मतलब कि शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि, इसका प्रभाव पूंजी खाते पर पड़ता है। और पूंजी खाता शुद्ध लाभ रहेगा तो पूंजी बढ़ती है, शुद्ध हानि रहेगी तो पूंजी घटती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है 28,370। यहाँ पे आपका लाभ हानि खाता भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आपने एक साथ व्यापार एवं लाभ हानि खाता बना चुके हैं। अभी बारी है चिट्ठा बनाने की, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना है चिट्ठा और ब्रैकेट में नीचे डेट लिख लेना है 31 मार्च 2002 का, क्योंकि चिट्ठा एक विशिष्ट तिथि को ही बनता है और इसीलिए इसी तिथि को व्यापारी की आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन आपको करना है। तो चिट्ठा कॉलम्स तैयार कर लोगे, पहला पक्ष दायित्व, दूसरा पक्ष संपत्ति। तो दायित्व राशि संपत्ति राशि करके 4 कॉलम्स तैयार करोगे। अभी दायित्व में हमें सबसे पहले पूंजी ढूंढनी पड़ती है, पूंजी हमेशा क्रेडिट में दी जाती है तो पूंजी आप सबसे पहले लिखोगे। पूंजी दी है 10,800 रुपया। शुद्ध लाभ आपको आपके लाभ हानि खाते का आंसर मिल चुका है 28,370, उसको आप जोड़ोगे तो पहले आंसर मिलेगा 39,170। प्रश्न में आहरण दे दिया गया था 920 रुपया, इसमें से आपको आहरण घटाना है तभी शुद्ध पूंजी बाहर दिखाएंगे। तो आहरण है 920, 39,170 में से 920 घटाते हैं तो 38,250 रुपया, यह है आपकी शुद्ध पूंजी। उसके बाद क्रेडिट पक्ष में जो भी मदे अभी छूटी है वही दायित्व की मदे है। तो लेनदार देय विपत्र यह मदे छूटी है, आपको लिख लेना है दायित्व पक्ष में लेनदार एवं देय विपत्र। अभी दायित्व पक्ष आपका कंप्लीट हो चुका है। संपत्ति पक्ष पूंजी अगर आप शुरुआत में लिखते हैं तो ये चिट्ठे का स्थायित्व वाला क्रम है और स्थायित्व वाले क्रम में सबसे पहले हमें स्थायी संपत्तियों को दर्शाना पड़ता है। तो स्थायी संपत्तियों में प्रश्न में भवन, यंत्र, मशीन इस प्रकार की संपत्तियां दी है, इसलिए उसको शुरुआत में लिखेंगे। तो भवन का मूल्य दे दिया है 6,300, फिर उसके बाद यंत्र एवं मशीन लिख लेंगे 5,000, फिर जो भी आपको जो छूटी हुई संपत्ति है जहाँ पे 4 नंबर अंकित किए उसको लिख लेना। तो देनदार है 6,000, रोकड़ है 2,700, प्राप्य विपत्र 4,000 और जो समायोजन है तलपट के नीचे अंतिम स्कंध उसको फिर आपको संपत्ति पक्ष में सबसे आखिरी में लिख लेना है, इसे लिखना नहीं भूलना है। तो अंतिम स्कंध 23,500। बस चिट्ठे में दायित्व और संपत्ति पक्ष में इतनी मदे आने वाली थी। योग करके देखेंगे। दायित्व पक्ष का योग
3 मदों को जोड़कर मिल चुका है 47,500 रुपया। संपत्ति पक्ष का भी योग करके देखेंगे तो संपत्ति पक्ष में भी भवन, यंत्र, मशीन, देनदार, रोकड़, प्राप्ति पत्र और अंतिम स्कंध, इनका अगर योग करते हो तो आता है 47,500। दोनों पक्षों का योग समान है। आपका चिट्ठा यहाँ पे पूर्ण हो चुका है। स्थिति विवरण बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों पक्षों का योग यहाँ पे समान आता है। तो इस प्रकार से ये आज का ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और अंतिम खाते बनाने के लिए आपको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, दायित्व, संपत्ति कौन कौन से इसका जो प्रारूप है उसको ठीक से ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है, तभी यह लेसन आपका कंप्लीट हो रहा है। और इसी लेसन के आधार पर हम वित्तीय विवरण मतलब कि अंतिम खाते समायोजन सहित बनाने हैं। तो अभी तो एक अंतिम स्कंद की समायोजन थी, आगे बहुत सारी समायोजन आपको देखनी है और उसी समायोजन के साथ हमें अंतिम खाते मतलब कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार करना है। तो उस लेसन को करने के पहले हमें ये जो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, इनका प्रारूप और इसमें आने वाली मदों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना अनिवार्य है।